नमस्कार दोस्तों, आप सभी को प्राइड एडिफिकेशन यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं आपका दोस्त अनुपम आज भारतीय संविधान के मूल अधिकारों को लेकर आया हूं और इनके बारे में विस्तृत जानकारी और परीक्षा से महत्वपूर्ण जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मूल अधिकार क्या होते हैं या मूल अधिकारों की क्या परिभाषा है। तो अगर मूल अधिकारों की बात करते हैं तो सबसे पहले है वे अधिकार जो किसी भी व्यक्ति के जीवन की स्वतंत्रता एवं उसकी अभिवृद्धि और उसके विकास के लिए आवश्यक होते हैं, उन्हें हम मूल अधिकार कहते हैं। जिन्हें राज्य के विरुद्ध न्यायपालिका का संरक्षण प्राप्त है कि अगर राज्य उन अधिकारों का किसी प्रकार का वायलेशन करता है तो न्यायपालिका में हम जाके अपने मूल अधिकारों का संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। अगर मौलिक अधिकारों की बात करें तो इसका सबसे पहले सूत्रपात या सबसे पहले बात की गई तो वर्ष 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट जॉन ने नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक अधिकार पत्र जारी किया गया, जिस अधिकार पत्र को हम लोग मैग्ना कार्टा के नाम से भी जानते हैं। मैग्ना कार्टा जो था उसकी अगर बात करें तो मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र ही था जिसमें ये बात कही गई कि नागरिकों को क्या क्या अधिकार दिए जाएं। आगे चल के वर्ष 1689 में फ्रांस ने एक ऐसी बात कही कि लोगों के लिए एक अधिकार पद के लिए बिल ऑफ राइट लेकर आया। बिल ऑफ राइट में ये बात बताई गई कि मौलिक जीवन में जीने के लिए हमें क्या क्या अधिकार होने चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले बात की गई वर्ष 1215 ईस्वी में मैग्ना कार्टा आया। तो मैग्ना कार्टा सबसे पहले इसके लिए सबसे पहला यूज किया गया कि मैग्ना कार्टा। दूसरी बात बिल ऑफ राइट कराया 1689 में और इसमें ये बताया गया कि अधिकार के बारे में वर्णन करके बताया गया। बात करते हैं कि मूल अधिकारों को सबसे पहले पूर्ण संवैधानिक स्तर पे किसने प्रदान किया। तो ये अमेरिका ने पूर्ण रूप से मौलिक अधिकारों को संवैधानिक रूप से तैयार किया। अगर हम भारतीय संविधान के विदेशी स्रोतों की बात कर लें तो भारतीय संविधान में जो विदेशी स्रोत में मौलिक अधिकारों को अमेरिका के ही संविधान से लिया गया है। भारत में मौलिक अधिकारों की बात कब से की गई तो भारत में सबसे पहले वर्ष 1895 में मौलिक अधिकारों की बात की गई कि हमारे मौलिक अधिकार होने चाहिए। सरदार पटेल की अध्यक्षता में एक परामर्श समिति बनाई गई थी जो वर्ष 1947 में थी और इसका गठन किया गया और इसमें मौलिक अधिकारों के बारे में बात की गई। अगर हम लोग बात करते हैं कि मौलिक अधिकार तो देखिए भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए। सामान्यतः हम लोग 14 से 32 तक ही मौलिक अधिकार पढ़ते हैं जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बाकी के मौलिक अधिकार महत्वपूर्ण हैं लेकिन परीक्षा में सर्वाधिक इन्हीं को पूछा जाता। जब मौलिक अधिकार बने थे तो उस समय प्रारंभ में मूलभूत अधिकारों की जो संख्या हुआ करती थी वो 7 थी। 44वां संविधान संशोधन सरकार ने किया और वर्ष 1978 में, और एक हमारा मौलिक अधिकार था जिसको उन्होंने हटा दिया। वो मौलिक अधिकार हमारा संपत्ति का था। संपत्ति का जो मौलिक अधिकार की अगर हम लोग बात करें तो परीक्षा में कई बार पूछा गया कि ये जो हटाया गया मौलिक अधिकार था वो किस में था, तो वो अनुच्छेद 31 में दिया और इसको निश्चित करके या समाप्त करके अनुच्छेद 300 का में लीगल राइट जिसे हम लोग कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई। तो अब मूल अधिकारों की संख्या जो थी वो 6 ही रह गई। तो इन 6 मूल अधिकारों को एक एक करके मैं वर्णित करता हूँ और आपको बताता हूँ कि 6 मूल अधिकारों को। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहली जो बात की जा रही है मौलिक अधिकारों की, तो सबसे पहले अगर बात करें तो अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा दी गई। अब राज्य की परिभाषा परिभाषित कर देता है तो सिर्फ इतनी बात नहीं होती कि राज्य होता क्या है, कि राज्य को इन्होंने 3 तरह से परिभाषित किया। पहला है भारत और एवं संसद। भारत और संसद जो है वो राज्य है। संपूर्ण भारत और संसद राज्य में शामिल है। दूसरा जो पॉइंट दिया गया है राज्य को परिभाषित करने के लिए, राज्य
की सरकार। हमारे राज्य की जो सरकारें हैं, अब राज्य की सरकारों में विधानसभाएं हैं और विधान परिषद, तो दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं विधान मंडल। तो राज्य में एक भारत एवं संसद, दूसरे में राज्य की सरकारें और विधानमंडल। अभी इसमें जो तीसरा पॉइंट है राज्य को परिभाषित करता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण आता है कि सभी स्थानीय प्राधिकारी, एक शब्द आता है स्थानीय प्राधिकारी। देखिए स्थानीय प्राधिकारियों में अगर बात करते हैं कि किनको किनको शामिल किया गया, ये क्वेश्चन कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि स्थानीय प्राधिकारी में क्या है। तो नगर पालिका है, आपका ग्राम पंचायतें हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गए, कंटोनमेंट बोर्ड हो गए, ये सभी हमारे स्थानीय प्राधिकारी हैं और इनको राज्य में परिभाषित किया गया है। चौथी बात अगर करें तो राज्य में अन्य प्राधिकारी होते हैं, अन्य प्राधिकारी। अन्य प्राधिकारियों की बात अगर करते हैं तो अन्य प्राधिकारियों में किसको किसको शामिल किया गया है। अन्य प्राधिकारियों में जीवन बीमा निगम जो LIC है, ONGC, गैस इंडिया लिमिटेड और जितने भी कारखाने हैं ये सभी अन्य प्राधिकारियों में हैं। तो बात हो गई कि राज्य को परिभाषित करती है और इनके बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों को असंगत अल्पीकरण करने वाली विधियां हैं। इसका तात्पर्य ये है कि मूल अधिकारों के असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां वही होंगी जो राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगी जो भाग 3 में मौलिक अधिकारों को छीनती हो या उनको समाप्त करती हो या उनको न्यून करती हो। कहने का तात्पर्य है कि अनुच्छेद 13 में यही बताया गया है कि कोई भी राज्य सरकार कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जिससे मूल अधिकारों को न्यून किया जा सकता है। देखिए 12 और 13 जो हैं वो महत्वपूर्ण कम हैं, लेकिन हमें जब पढ़ते हैं मौलिक अधिकार तो इनके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। अब बात करते हैं, सबसे पहले 14 से लेकर 18 तक हमारे मौलिक अधिकारों में बताए गए हैं राइट टू इक्वलिटी, समानता का या समता का अधिकार। सबसे पहले अनुच्छेद 14 जो है उसमें ये बात बताई गई है कि किस प्रकार की समानता। तो अनुच्छेद 14 में के अनुसार राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब है विधि का मतलब ही है कानून, और कानून सभी के लिए एक समान है। तो आपको इसके बारे में बताया गया कि कानून के समक्ष जो हमारी समानता है वो अनुच्छेद 14 को वर्णित करके बताती है। बात करते हैं अनुच्छेद 15, धर्म। देखिए इसमें सबसे पहले धर्म, फिर जाति के आधार पर प्रतिषेध है। देखिए कहने का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है, इसमें बताया गया है कि धर्म तो है ही है आपका, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पे विभेद। इसके द्वारा राज्य का धर्म है कि मूलभूत जाति या लिंग या जन्म स्थान पे नागरिकों के जीवन के प्रति कोई भेदभाव न किया जाए। तो बड़ा फोकसिंग है कि धर्म, नस्ल, जाति और लिंग के आधार पे किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का भेदभाव न किया जाए। तो इसी पे देखिए कई प्रश्न बनते हैं। महत्वपूर्ण अनुच्छेद 14 और 15 है, एग्जाम में पूछा भी जाता है कि अनुच्छेद 15 में क्या दिया गया है, 14 में क्या दिया गया है, किस प्रकार के भेदभाव के बारे में बताया गया है। तो इन दोनों में आपको इसके बारे में वर्णित करके बताया गया है। अगर हम लोग बात करें कि अनुच्छेद 16, लोक नियोजन के अवसर की समानता। लोक नियोजन सभी नागरिकों को सरकारी पदों पर नियुक्त होने के लिए समान अवसर प्राप्त होंगे। इस संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के स्थान पर किसी प्रकार का भेदभाव सरकारी नौकरियों में नहीं प्रदान किया जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि सभी सरकारियों में जितने भी लोक नियोजन है सभी को समान अवसर प्रदान किया जाएगा। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 में ये बात कही गई है कि अस्पृश्यता, जिसको हम लोग अनटचेबिलिटी कहते हैं। देखिए भारत सरकार ने बहुत व्यापक स्तर पर कहा है कि अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 में बना था। इसमें यह बात बताई गई थी कि अस्पृश्यता एक अपराध है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके लिए उसको दंडित किया जाएगा। वर्ष
1989 में अनुसूचित जातियों के संरक्षण के लिए भी अस्पृश्यता के लिए अंत के लिए कानून बनाया गया। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत है। कहने का तात्पर्य है कि उपाधियों की व्यवस्था जो की गई है सेना और शिक्षा संबंधी को अतिरिक्त, सेना में जो उपाधियां दी होती हैं उनको हम नहीं समाप्त कर सकते हैं, वह शिक्षा के क्षेत्र में बाकी जितनी भी उपाधियां हैं उसमें उपाधियों का अंत किया गया है और कहा गया कि उपाधियां प्रदान नहीं की जा सकती हैं। अगर कोई बिना राष्ट्रपति की अनुमति से विदेशी राज्य की भी कोई उपाधि नहीं स्वीकार कर सकता है। ये उपाधियों के अंत के बारे में बात कही गई है। तो अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के बारे में, 17 अस्पृश्यता के बारे में और 18 उपाधियों के अंत के बारे में संरक्षण देता है। तो एक पोर्शन आपका राइट टू इक्वलिटी वाला क्लियर हो गया। देखिए, कई बार जब एग्ज़ाम होते हैं तो परीक्षा के दृष्टि से कई महत्वपूर्ण चीज़ें पूछी जाती हैं, तो वो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। अब स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया गया है, राइट टू फ्रीडम, तो राइट टू फ्रीडम की अगर बात करें तो अनुच्छेद 19 से 22 तक दी गई है। देखिए, 19 में वाक्य की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है कि कोई व्यक्ति वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कैसे की जा सके। देखिए, इसमें यह बताया गया था कि हमारी स्वतंत्रताएं हैं और वो 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। देखिए, इसमें एक स्वतंत्रता थी जिसको 44वें संविधान संशोधन से हटा दिया गया था। वो थी हमारी, आपको पहले ही मैं बता चुका था कि 44वें संविधान संशोधन में संपत्ति की स्वतंत्रता को सरकार ने समाप्त कर दिया। अब जो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, इनको कैसे उल्लेखित किया गया है, ये कैसे इनके बारे में बात की गई है। तो देखिए, सबसे पहले है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हर व्यक्ति अपना विचार दे सकता है, अभिव्यक्ति कर सकता है। दूसरी स्वतंत्रता है अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण संपीलन कर सकता है, बिना अस्त्र शस्त्र के शांतिपूर्ण कहीं भी जाके संपीलन कर सकता है। समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता, कोई भी समुदाय बना सकता है और संघ का निर्माण भी कर सकता है। चौथी, आबद्ध भ्रमण करने की स्वतंत्रता, भारत के अंदर किसी भी क्षेत्र में आराम से वो आ जा सकता है, उसके लिए स्वतंत्रता है। भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद निवास करने की स्वतंत्रता, भारतीय राज्य क्षेत्र में जो भी सीमा है उसमें आराम से निवास कर सकता है। छठी जो स्वतंत्रता दी गई है कि जीविका, वृत्ति, उपजीविका या कारोबार की स्वतंत्रता, हम कोई भी कार्य करें, कोई भी कारोबार करें भारत के अंदर, उसके लिए कोई हमें नहीं है, तो इनके बारे में हमें दिया गया है। तो ये हमारी 6 जो स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। अब बात करते हैं, ये स्वतंत्रताएं हमारी हो गई। अब इसके बाद अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20 में अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। देखिए, बहुत व्यापक स्तर पर इनके बारे में बात की गई है और बताया भी गया है कि अपराधों के दोष। देखिए, भूत दंडित विधियों में संरक्षण अनुच्छेद 20 में है। अब इसमें 20 में सब क्लास 1, सब क्लास 2, सब क्लास 3 में अलग अलग है। दोहरे दंड के लिए भी संरक्षण है, किसी व्यक्ति को किसी एक अपराध के लिए एक ही बार अभियोजित या दंडित किया जा सकता है। ये बात बताई गई है कि एक साथ 2-3 अपराधों के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है। तो ये दोहरे दंड के लिए संरक्षण के बारे में बात करता है। अब इसमें अनुच्छेद 21 जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, लाइफ टू पर्सन लिबर्टी। देखिए, प्राण दैहिक स्वतंत्रता का तात्पर्य यही बताया गया है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी व्यक्ति के प्राण दैहिक स्वतंत्रता का हनन नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें व्यापक स्तर पे ये बात बताई गई है कि प्राण दैहिक स्वतंत्रता किन किन प्रकार की होती है, कैसे तुम्हारी प्राण दैहिक स्वतंत्रता है। तो देखिए, 44वें संविधान संशोधन में ये भी किया गया था 1979 में कि आपातकाल में भी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आधार पर समाप्त नहीं किया जा सकता है। ये बहुत व्यापक स्तर पे बताया गया था कि तुम्हारा। अब देखिए, प्राण दैहिक स्वतंत्रता में एक हमारा बड़ा महत्वपूर्ण संशोधन हुआ था 86वां संविधान संशोधन, आगे हम बात करेंगे। लेकिन 21 के सब क्लास का में एक प्राण दैहिक स्वतंत्रता के विषय में बात जोड़ी गई थी, जिसमें यह बात कही गई थी कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है, अपने 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना अनिवार्य है। ये राज्य का कर्तव्य है और राज्य इसके लिए कार्य करेगा। तो अनुच्छेद 21 के बारे में बताया गया है। नीचे आपको वर्णन है शिक्षा का अधिकार।
अनुच्छेद 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी का संरक्षण। अब देखिए 22 में जो बताया गया है कि कुछ दशाओं में विशेष रूप से कभी भी किसी भी प्रकार का संरक्षण प्रदान किया गया है। अब उसमें ये बताया गया है कि कुछ ऐसे विशेष हैं जिसमें संरक्षण तो प्रदान किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसी विधियां होती हैं जिनमें ये बताया गया है कि वो हमारी संवैधानिक विधियों के अंतर्गत गिरफ्तारी दी गई। अब जैसे संसद का प्रतिनिधि है, अब संसद का प्रतिनिधि अगर संसद का सत्र चल रहा हो तो 40 दिन पूर्व और 40 दिन बाद उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। कोई अपना ऐसा कार्य करने जा रहा है जिसमें अपराधी है, लेकिन वो क्या है कार्य उसका नैतिक रूप में पहला करना है, तो संरक्षण कई तरह से प्रदान किए गए, उनको एक्सप्लेन करके बताया गया है। देखिए बात करते हैं कि अनुच्छेद 19, 20 और 21, तो 21 में बहुत चीज़ें आपको बताई गई हैं जिसमें बताया गया कि निलंबन नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में विशेष रूप से बताया गया है। अब हम लोग बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 और 24 में दिए गए हैं। मानव के साथ दुर्व्यवहार और बाल श्रम, मानव के साथ दुर्व्यवहार और बाल श्रम के लिए शोषण के लिए जो अधिकार दिया गया है वो अनुच्छेद आपका 23 में वर्णित करके है। देखिए बताया गया है कि इसके अनुसार कोई भी श्रमिक या कोई भी कार्य करने वाला व्यक्ति है जिसके साथ अगर किसी प्रकार का भेदभाव होता है तो मानव के साथ दुर्व्यवहार और बाल श्रम है, ये माना जाता है। अनुच्छेद 24 में जो बात बताई गई उसमें बताया गया है कि 13 वर्ष से कम आयु के, आप देखते हैं कि कारखानों में लिखा होता है 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चों को अगर कारखानों में कोई कार्य कराएगा तो जोखिम के लिए जो भी काम नियुक्त किया गया है वो उनके बाल श्रम के लिए नियोजन का कार्य करता है। तो अनुच्छेद 23 और 24 आपका क्लियर हो गया कि शोषण के विरुद्ध अधिकार है। मानव के साथ दुर्व्यवहार अनुच्छेद 23 में और 24 में बच्चों के साथ दुर्व्यवहार के बारे में बात करके बताया गया। अनुच्छेद बात करते हैं तो इसमें 25 और 28, अनुच्छेद 25 में धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता के अनुसार अनुच्छेद 25 में कहा गया कि सार्वजनिक व्यवस्था सदाचार व्यवस्था इस भाग में उपबंधित की गई है और बताया गया है अनुच्छेद 25 में कि मंदिर में या हिंदू स्थान में या मस्जिद में किसी भी रूप में हम प्रवेश कर सकते हैं और अंतःकरण के द्वारा हम धर्म के लिए स्वतंत्र हैं। अनुच्छेद 26 है धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में ये बात कही गई है कि धार्मिक संस्थाएं उनके दान सार्वजनिक गतिविधियां या किसी भी प्रकार का हम कार्य या प्रबंधन किसी प्रकार का करते हैं तो हमें स्वतंत्रता प्राप्त है। हम जगराता कराएं, हम भंडारा कराएं, ठीक है, तो धार्मिक कार्य हम करें, जुलूस निकालते हैं, तो हमें 26 में उसके बारे में धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता के बारे में वर्णित करके बताया गया है। अनुच्छेद 27 जो है धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों का समुदाय स्वतंत्रता। देखिए जो ये शब्द लिखे हुए हैं शब्दों को आप पढ़िए, देखिए इसलिए स्लाइड पे दिखाए जाते हैं कि पढ़ना सीखिए और उसको समझना सीखिए, क्योंकि जब आप समझेंगे तभी होके। धार्मिक व्यय, इसका मतलब अभिवृद्धि करों से संबंधित है, तो धार्मिक व्यय जो हम खर्च करते हैं जो भी धर्म के लिए या धार्मिक व्यय करते हैं, देखिए अनुच्छेद 27 में से संपूर्ण आय से कर से मुक्त कर दिया गया है जिसे धार्मिक परोपकार कार्यों के लिए खर्च किया जाता है। मंदिर बनवाइए, धर्म बनवाइए। आयकर में देखते थे कि 80C में छूटें प्रदान की जाती थी, तो उसमें यही कि मंदिर निर्माण में वर्तमान में आप देख रहे हैं राम मंदिर का निर्माण है, चैरिटी बनी है, अब उसमें जो लोग दान करेंगे तो उनको क्या है कि धर्म के लिए स्वतंत्रता है और वो करेंगे और उनको करों से मुक्त रखा जाएगा, तो ये उनको मौलिक अधिकारों में प्रदान किया गया। शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा, देखिए जो भी शिक्षण संस्थान है उसमें धार्मिक शिक्षा के बारे में प्रदान करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 28 में की गई। कोई बाध्य नहीं कर सकता है कि अगर सरस्वती विद्या मंदिर में सरस्वती वंदना हुई, गुरु नानक स्कूल में गुरुवाणी हुई, ठीक है, तो इसी तरह जो भी तुम्हारा है स्कूल है तो उसमें धार्मिक शिक्षा के बारे में बताया गया कि वो आप लोग धार्मिक शिक्षा के बारे में कार्य कर सकते हैं, कोई इसके लिए बाध्यकारी नहीं है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। देखिए जैसे बात बताया गया कि अनुच्छेद 29 में नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि
संस्कृति सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है, यह कहा गया है। तो अब आपको पता है कि अल्पसंख्यक वर्ग हैं, तो उनके संरक्षणों के लिए शिक्षण संस्थानों में भी उनकी संस्कृति और उनकी संस्कृति बनी रहे, प्रभावित ना हो, तो इसलिए उनको क्या है, संरक्षण के लिए प्रदान किया गया। देखिए अनुच्छेद 30 शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन में अल्पसंख्यकों के वर्गों कि कोई भी शिक्षण संस्थान हो, अल्पसंख्यक समुदाय के जो भी बच्चे हो उनके लिए कुछ क्या होती है, रिजर्व सीट आरक्षित की जाती है और उनके अधिकार भी सुरक्षित और संरक्षित किए जाते हैं कि उनके अधिकारों को संरक्षित किस प्रकार से किया जा सके। तो अनुच्छेद 29 और 30 में देखिए समझ में आ रहा होगा, वीडियो के माध्यम से मेन पॉइंट को फोकस किया जा रहा है कि ज़्यादा टाइम भी ना लगे और आपको वो चीज़ें रिवाइज हो जाएं परीक्षा की दृष्टि से। अब बात करते हैं अनुच्छेद 32। देखिए अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात की गई है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि इसमें जो हमारी बात की गई है कि संवैधानिक उपचारों के, तो इसमें हमें 5 प्रकार की रिटों का वर्णन किया गया है कि 5 प्रकार की रिटें बताई गई हैं और रिटों के बारे में इसमें वर्णन किया गया है, बताया गया। तो देखिए सबसे पहले अगर बात करते हैं तो सबसे पहली रिट आती है, और अनुच्छेद 32 जो है इसलिए और महत्वपूर्ण आता है कि अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के हृदय और आत्मा का है। अगर आपको संवैधानिक उपचारों में किसी भी प्रकार की चाहिए रेमेडी, तो आपके जो मौलिक अधिकार हैं उसमें अनुच्छेद 32 में आपको पूरे अधिकार प्राप्त हैं और इसके बताया गया। सबसे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात करते हैं, इसको हर्बर कॉप्स कहते हैं, या उस व्यक्ति की प्रार्थना पे जारी किया जाता है जो अवैध रूप से बंदी बनाया गया हो और न्यायालय उस बंदी बनाने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि बंदी बनाए हुए व्यक्ति को निश्चित स्थान पर निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे और न्यायालय बंदी बनाए गए कारणों पर विचार करेगी। 24 घंटे का समय होता है कि कोई भी व्यक्ति बंदी बनाया गया है तो उसे न्यायालय के समक्ष, मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना ही आवश्यक है कि अवैध रूप से बंदी बनाया गया। तो पहली रीट के बारे में ये बात की गई है। बात करते हैं दूसरी रेट परमादेश है। तो परमादेश का तात्पर्य है कि जब कोई पदाधिकारी सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करता है तब यह लेख जारी किया जाता है। इस प्रकार के आज्ञा पत्र से पदाधिकारी को कर्तव्य का पालन जारी कराने के लिए कहा जाता है परमादेश है। कहने का तात्पर्य है सार्वजनिक पद पे होते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वाह न करे तो हम परमादेश लेख को जारी करा सकते हैं। प्रतिषेध, जिसको हम लोग प्रोविंस कहते हैं, इस आज्ञा पत्र को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के निम्न न्यायालय या अर्ध न्यायाधिकारियों के लिए आदेश जारी किया जाता है। इस मामलों में कहा जाता है और इसमें कहा गया है कि उस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वो है अथवा नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि अधिकार क्षेत्र से बाहर का केस कार्य कर रहा होता है, तो इसके लिए प्रतिषेध लेख जारी किया जाता है। उत्प्रेषण, जिसे सेटिशन भी कहते हैं, इसके अधीनस्थ न्यायालय में यह निर्णय किया जाता है कि वो अपने पास लंबित मुकदमों के लिए न्याय निर्णय के लिए वरिष्ठ न्यायालय को भेजें कि बहुत लंबी अवधि तक की केस चल रहे हैं और उनका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, तो लंबी अवधि के लिए जितने भी निर्णय हैं उनके लिए उत्प्रेषण लेख जारी किया जाता है। अधिकार प्रेषा लेख, जिसको कॉन्फ्रेंटो कहते हैं, कहने का तात्पर्य है कि जब कोई ऐसा पदाधिकारी किसी रूप में कार्य करने लगे जिसे कार्य करने के लिए वैधानिक रूप से अधिकार हो, तो वो न्यायालय के अधिकार प्रेक्षाधीश के द्वारा पूछ सकता है वो किस अधिकार से कार्य कर रहा। अगर संतोषजनक उत्तर नहीं देता है तो वो कार्य करने के लिए प्राधिकृत नहीं है। तो अनुच्छेद 32 में कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बात की जाती है कि अनुच्छेद 32 को, और कई बार परीक्षाओं में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में रिट। तो देखिए अनुच्छेद 32 में जो है वो आपकी सुप्रीम कोर्ट में है और उसी प्रकार अनुच्छेद 226 में जो रिट है वो हाई कोर्ट में है, और ये पांचों रिटें वैसे ही कार्य करती हैं जैसे तुम्हारे हाई कोर्ट में और वैसे ही सुप्रीम कोर्ट में। तो इनको बारे में बताया गया और बहुत अच्छे से वर्णन करके बताया गया। देखिए हम लोग जब मौलिक अधिकार पढ़ते हैं तो मौलिक अधिकार पढ़ने में हम लोग यही लिखते हैं कि अनुच्छेद 12 से 35 तक हमारे मौलिक अधिकार हैं, लेकिन हम लोग पढ़ते क्या हैं 14 से 32 तक। तो देखिए मैंने पहले आपको 12 और 13 पढ़ा चुका हूँ। अब आपके बचे हुए जो मौलिक अधिकार हैं वो अनुच्छेद 33, 34 और 35, ये क्या है, इनका क्या उपयोग है। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले अनुच्छेद 33 में क्या है।
अनुच्छेद 33 में सशस्त्र बलों के लिए मौलिक अधिकारों को समाप्त किया जाता। कोई अगर हमारे सशस्त्र बल हैं, सशस्त्र बल के जवान हैं, तो उनके जो मौलिक अधिकार हैं वो इसलिए है क्योंकि वो हमारे सशस्त्र बल हैं और उनको एक विशेष अधिकार के क्षेत्रों में ही रखा जाता है। अनुच्छेद 34 की अगर बात करें तो यहाँ पे मार्शल लॉ की बात करता है कि जो भी मार्शल लॉ है, मार्शल लॉ जिसे आर्मी का शासन भी कह सकते हैं, मार्शल लॉ, तो मार्शल लॉ के प्रवर्तन में जो भी हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो संसद द्वारा क्षतिपूर्ति करने की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 35 की बात करें, इसमें यह प्रावधान है कि मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए विधि निर्माण केवल संसद के क्षेत्राधिकार होगा, जिसमें राज्य विधानमंडल के क्षेत्राधिकार आदि शामिल किए गए हैं। तो मेन जो है यहाँ बताया गया कि संसद के पास शामिल किए गए। तो अनुच्छेद 33, 34, 35 इनके बारे में भी बात की गई है। अब हम लोग अगर बात करते हैं कि मौलिक अधिकारों में क्या क्या संशोधन और कब कब हुए, तो देखिए सबसे पहला संशोधन जो हुआ था वो वर्ष 1951 में हुआ था और संशोधन का जो नाम था वो था चप कम दोराइन वर्सेस मद्रास। इसमें ये निर्णय दिया गया कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकते हैं और इसके लिए अनुच्छेद 368 लागू होता है। बात करते हैं दूसरा जो हुआ था वो बहुत महत्वपूर्ण था और काफ़ी चर्चा में भी रहा, वर्ष 1967 में, जिसका नाम था गोलकनाथ। काफ़ी फेमस केस है गोलकनाथ वर्सेस पंजाब, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। इस केस में ये बताया गया कि अनुच्छेद 368 में प्रक्रिया के माध्यम से मूल अधिकारों के संशोधन पर रोक लगा दी गई और संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। देखिए कहने का मतलब है पहले में कहा गया कि कर सकती है और 1967 में जो गोलकनाथ पंजाब का केस है उसमें कहा नहीं संशोधन कर सकती है। तो बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। उसके बाद 1973 में जो मामला आया काफ़ी फेमस था, केशवानंद, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण ये केस है, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य, केरल राज्य। देखिए इस मामले में क्या बात निकल के आई, न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है और आधारभूत ढांचों को नष्ट न किया जाए, इसलिए गोलकनाथ वाले केस को निरस्त कर दिया गया। और यहाँ पे ये बात कही गई कि केशवानंद भारती का केस लीडिंग केस के रूप में आज भी वर्णित है। तो ऐसे हमारे केस बनते गए और कई मौलिक अधिकारों के बारे में बात की गई। अब देखिए यहाँ पे ये बात कहा गया है कि कौन से मौलिक अधिकार जो हैं जब हमारा आपातकाल लगा होता है तो आपातकाल में मौलिक अधिकारों की बात की गई है। तो देखिए अनुच्छेद 19 का जब भी हमारा मौलिक अधिकार है तो अनुच्छेद 19 को तो आपातकाल में निलंबित कर दिया जाएगा, लेकिन 20 और 21 जो है उसमें हमें संरक्षण है, इसका निलंबन है, ये हम निलंबन कर सकते हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन। देखिए आपातकाल की भाई बात करें तो अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपति द्वारा जब आपातकाल लगाया गया तभी इनका निलंबन की बात कही गई है। अब देखिए मौलिक अधिकारों में ही बात की गई है तो ये मौलिक अधिकार वाला तुम्हारा आपका ये टॉपिक समाप्त होता है। तो अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ेगी, शेयर्स ज़्यादा बढ़ेंगे तो हम लोग इस चैनल पे और अच्छा काम कर सकेंगे और आपको घर बैठे बहुत महत्वपूर्ण नॉलेज मिलता रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।